हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का एक बार फिर से राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट का डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, इस चैप्टर के बारे में हमने बहुत सारी एमसीक्यूज के बारे में इसका पोस्टमार्टम किया था नहीं किया था, बिल्कुल किया था ना। यानी इसको हमने बहुत शानदार तरीके से एमसीक्यूज के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ चुके हैं एमसीक्यूज के माध्यम से, उनकी थ्योरी क्लास लेकर के आए जो आपके लिए बहुत अधिक रामबाण साबित होने वाली है। तो लाडले देर किस बात की, चैनल का विजिट करके आप जान सकते हैं छोटी छोटी एनसीईआरटी की बारीकियां जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती हैं। और एनसीईआरटी को हम लाइन टू लाइन कॉपी करने वाले हैं। लाइन टू लाइन उस कॉपी को करें, मतलब लाइन टू लाइन कॉपी करेंगे, हर एक लाइन को जानेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है और इस चैप्टर की आधारशिला बनाने का काम करता है। चलो डिस्कस करते हैं हम 12th एनसीईआरटी एक नंबर चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक कंपटीशन की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है। बच्चा, चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑल स्टेट से जुड़े हुए हो, या फिर आप नेवी एसएसआर से तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बायोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th क्लास बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हो, किसी भी प्रकार से आप यदि एन कैन प्रकार से बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो आपका राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप विजिट करके बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हैं लाडले। तो क्या आज की इस बेहतरीन सेशन का आगाज कर दिया जाए? तो देखो बिल्कुल आगाज कर देते हैं और जानते हैं इसके अंदर किन किन बातों को हमें पढ़ना है। देखो बेटा, पहले सबसे पहले हम एक बात करते हैं पुष्प के बारे में। देखो यहां पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, पुष्प आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है, अट्रैक्टिव ऑर्गन माना जाता है। देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। इस पुष्प का जो है मानव के साथ में बहुत गहरा संबंध है, निकट संबंध माना जाता है। आप इसको सौंदर्य के रूप में काम में ले सकते हैं, आभूषण के रूप में काम में ले सकते हैं, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में काम में ले सकते हैं, धार्मिक अनुसंधान के रूप में काम में ले सकते हैं, इसको हम सामाजिक कार्यों के रूप में काम में ले सकते हैं। बिल्कुल ये खुशी का, हर्ष का, प्रसन्नता का, दुख का, विलाप का, सबका प्रतीक माना जाता है। ये बातें तो एक आधारशिला बनाने का काम करती है कि भी पुष्प वास्तव में है क्या चीज। सबसे पहले देखो यहां पर एक बड़ा सा शब्द लिखा हुआ है, आवृतबीजी। क्या लिखा हुआ है बेटा? यहां पर देखो, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा है? आवृतबीजी लिखा हुआ है, लिखा रहा है। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो बात करते हैं हम आवृतबीजी प्लांट का। जब जब नाम आए तब तब आपके दिमाग में आता है एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करना चाह रहा है। अगला किसकी बात करना चाह रहा है? एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करना चाह रहे हैं। जब मैं पादप जगत की बात करता हूं तो सबसे पहले थैलोफाइटा को पढ़ता हूं, उसके बाद में ब्रायोफाइटा को, उसके बाद में टेरिडोफाइटा को, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म को, उसके बाद में एंजियोस्पर्म को। बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे हैं जिनको उच्च स्तर के पादप माना जाता है। ये विकसित प्लांट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विकसित प्लांट यदि कोई है, कोई जगत है, तो वो आपके सामने आवृतबीजी पादप आता है, एंजियोस्पर्म पादप आता है। अब काम की बात सुनो। देखो ये जो आवृतबीजी पादप है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है पुष्प का पाया जाना। किसका पाया जाना होता है? पुष्प का पाया जाना। तो एक बात तो आपको ये पकड़ करके चलनी है कि जो पुष्प होते हैं वो केवल और केवल किसके अंदर देखने को मिलते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। बोलो बात समझ में आया नहीं आया? अब काम की बात सुनो। देखो लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन जो है, ध्यान से समझना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, लैंगिक जनन का संकेत मानते हैं एक प्रकार से पुष्प को। देखो पुष्प को क्या मानते हैं? लैंगिक जनन का संकेत मानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो वो फूल के माध्यम से होगा, पुष्प के माध्यम से होगा। बोलो बात सीखी या नहीं सीखी? नहीं। अब देखो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है पुष्प का, बहुत ही शानदार सा एक डायग्राम आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसमें कुछ एरर रह गए इस एनसीईआरटी के अंदर टाइपिंग के टाइम में, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, एक तो आपको ये ध्यान देना है, यहां पर देखो मैं जहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर देखो, यहां पर ये आपके सामने परागकोश है, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी में क्या लिखा हो? पंखुड़ी। तो एक तो आपको ये थोड़ा सा समझना बेटा, ये अगला किसकी बात करना चाहता है? परागकोश की बात करना चाहता है। आगे बात समझ में। अब इसी डायग्राम में देखो, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं तो देखो यहां पर लिखा हुआ परागकोश, ये परागकोश नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। ये एक पुष्प का दल है, एक पुष्प का क्या है? ये दल। तो दो चीजें तो इस डायग्राम में जो त्रुटियां हैं वो मैंने आपको बता दी बेटा। अब मैं जब एक पुष्प को ढंग से देखना चाहता हूं, इसके अंदर यदि उसकी संरचना की बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, तो इसके अंदर देखो चार चक्कर मेरे को देखने को मिलते हैं। कितने चक्कर देखने को मिलते हैं मेरे को? चार रोल पाए जाते हैं इसके अंदर, चार चक्कर पाए जाते हैं।
ठीक है ना। पुरानी किताबों में बेटा इसको ऐसे कहते थे कि पुष्प के अंदर दो चक्कर होते हैं, एक सहायक चक्कर होता है बेटा, एक मुख्य चक्कर होता है। और सहायक चक्कर में बाह्य दलपुंज और दलपुंज देखने को मिलते हैं, और मुख्य चक्कर के अंदर पुमंग और जायांग देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्रम से नर जन्नांग और मादा जन्नांग कहा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से यदि चलें तो इसके अंदर हमें चार चक्कर देखने को मिलते हैं। बेटा वो एक पुष्प के अंदर चार चक्कर कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ में करना चाहूंगा। देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, यहां पर देखो, इस डायग्राम में जब एनसीईआरटी के डायग्राम को देखते हैं तो यहां पर आपको हरे रंग की पंखुड़ी दिखाई देती है दोनों तरफ। देखो एक पंखुड़ी ये रही हरे रंग की, और एक पंखुड़ी बेटा ये रही। जब किसी भी फूल को आप देखते हैं तो सबसे बाहर की ओर एक हरा आवरण पाया जाता है उसके नीचे, तो इसको कहा जाता है बाह्य दल। देखो यहां पर लिखा बाह्य दल, यानी बाह्य दलपुंज कहा जाता है। याद रख लेना, इसको किसके नाम से जानते हैं? बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं, याद रह जाएगा। बाह्य दलपुंज कहते हैं, जिसको आप कैलिक्स भी कह सकते हैं। जिसको आप क्या कह सकते हो? कैलिक्स भी कह सकते हैं। ध्यान देना बेटा, जिसको आप क्या कह सकते हो? कैलिक्स कह सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ये अपने पास में क्या बन गया? अपने पास में कैलिक्स बन गया, याद रह जाएगा। अब देखो जहां मैं इस पेन को घुमा रहा हूं वहां देखना, ये जो आप रंगीन पंखुड़ियां देख पा रहे हैं लाडले, इनको कहा जाता है दल या दलपुंज। क्या कहा जाता है? दल या दलपुंज कहा जाता है, जिसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं। बोलो जानते हैं या नहीं जानते? तो पुष्प के जो दो बाह्य चक्कर हैं बेटा, बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं। अब सर जी इनका काम क्या होता है? तो बेटा याद रखना, एक फूल के अंदर बाह्य दलपुंज और दलपुंज का काम होता है, यानी इसके जो जननांग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी मैं पुमंग और जायंग की बात करना चाहता हूं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम किसका होता है? बाह्य दलपुंज और दलपुंज का होता है। एक तो बात तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा देखो ये जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, ये रंगीन पंखुड़ियां क्या काम करती हैं? मकरंद को स्रावित करती हैं और कीटों को अट्रैक्टिव करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं। इसलिए ये दोनों ही जो रोल हैं, ध्यान देना बेटा। सहायक चक्कर में देखो मैं किसकी बात करना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं मैं दलपुंज की बात करूंगा, और दलपुंज के साथ में मैं दलपुंज की बात कर रहा हूं बेटा। इन दोनों को एक साथ मिला करके सहायक चक्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक चक्कर, ठीक है ना। और ये सहायक चक्कर बेटा याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परागण में सहायक है, पोलिनेशन में सहायक होते हैं, क्योंकि कीटों को आकर्षित करेंगे, और जैसे कीट फूल के ऊपर आएंगे तो चिपचिपा पदार्थ जो मकरंद उनसे चिपकेगा, साथ में परागकण चिपक जाएंगे, और परागकण का ये क्या कर देंगे भाई? क्या करेंगे? एजेंट की भांति उनका क्या कर देंगे? स्थानांतरण। तो परागण में सहायक होते हैं। पहली बात तो आपको ये समझनी है। आई बात समझ में? अब इसके बाद देखो यहाँ अपने पास में, ये अपने पास में मतलब क्या है, यानी पुमंग है, और ये अपने पास में देखो बीच वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, यानी मादा जन्नांग के नाम से जानते हैं। उससे पहले देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है अगला, कि निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाओं की यदि बात करें तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात करते हैं हम। बात को समझना बेटा, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है कि एक पौधे के अंदर जब पुष्प लगता है, यानी पुष्प के लगने से पहले, देखो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताता हूं कि पुष्प बनता कैसे, कैसी किसी चीजें आती हैं। देखो पुष्प के लगने से पहले, पौधे के अंदर लगने से पहले, ध्यान देना, लगने से पहले पादपों के अंदर हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। पादपों में कैसे परिवर्तन होते हैं? हार्मोनल। अच्छे से पकड़ लेना इस बात को, कैसे परिवर्तन होते हैं? हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, एक पौधे में फूल कैसा बनता है। और जैसे इसके अंदर हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं लाडले, तो एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है, जिसको हम पुष्पीय आधक के नाम से जानते हैं। मैं कहता हूं अच्छी तरीके से इसको रट्टा लगा लेना, किसका निर्माण होता है? पुष्पीय आधक। और ये पुष्पीय आधक जो है आगे जाकर के पुष्पकलिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पुष्पकलिका। और यही पुष्पकलिका किस में मॉडिफाई हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है, पुष्प में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार से एक पौधे के अंदर पुष्प का निर्माण होता है, यानी हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तन का बड़ा रोल माना गया है एक फूल के बनने में। ठीक है, अब काम की बात सुनो बेटा, इस पुष्प के बारे में बात करता हूं। तो देखो एक इसकी डेफिनेशन यदि मैं बनाना चाहूं तो देखो मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूं? पुष्प एक रूपांतरित निश्चित वर्दी वाला, देखो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निश्चित वर्दी वाला
प्रो है, एक सूट है बेटा, ये एक क्या है, ये सूट है, याद रखना प्रो है। प्रो जानते हो ना, यानी पौधे का भूमि से ऊपर वाला जो भाग होता है वो प्रो है। तो इसका देखो ये क्या है, एक रूपांतरित है, एक मॉडिफाइड है, और कैसा, एक निश्चित ग्रोथ वाला, एक निश्चित वृद्धि वाला क्या माना जाता है, प्रो माना जाता है। बोलो पुष्प के बारे में इतनी बातें जानी बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं? आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा, उम्मीद करता हूं। अब काम की बात सुन लो, एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ है, फूलों की खेती को किसके नाम से जानते हैं? तो बेटा याद रख लेना, मैं यहां पर आपको अलग से बता देता हूं। यहां पर अपने पास में पुष्प लिखा हुआ है, यहीं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो बात को समझना, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। और ये 12th बोर्ड के अंदर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पुष्पों की खेती क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना फ्लोरिकल्चर कहलाता है, याद रह जाएगा। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करते हैं। निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले अपने पास में पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण आता है। कौन आता है बेटा? एक तो अपने पास में आ जाता है स्टेमेन। स्टेमेन का मतलब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं, पुंकेसर की बात करना चाह रहा हूं। अब अपने पास में कौन आ रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम आ रहा है। देखो बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पो ध्यान से देखना, स्पोरेंजियम आ जाता है, ठीक है ना, स्पोरेंजियम आ जाता है, और प्लस में इसके अंदर कौन आ जाता है? पोलेन ग्रेन आ जाता है। ये तीन भाग जो हमें किसके रूप में पढ़ने हैं? नर जनन तंत्र के रूप में पढ़ना। पुष्प के अंदर यानी नर जनन तंत्र के रूप में कौन पाया जाता है? तो जो सेकंड रोल की बात कर रहे थे ना, देखो हमने क्या बोला, सबसे पहला बाह्य दलपुंज, उसके बाद में दलपुंज, उसके बाद में पुमंग, और सबसे भीतर की ओर कौन पाया जाता है? जायंग पाया जाता है। पुमंग और जायंग को मुख्य चक्कर के नाम से जानते हैं। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग बनाता है, और जायंग जो होता है वो मादा जनन अंग को कंप्लीट करने का काम है करता है। अब देखो लाडले ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा देखो अब ध्यान, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं कि पुंकेसर की, कि पुंकेसर क्या चीज होता है। तो देखो इसके बारे में सीधा सीधा सा स्टेटमेंट लिख करके यहां पर आपको बता देता हूं, आपको समझना है, ध्यान से समझ लेना। पुष्प का, ध्यान से समझ लेना, पुष्प का देखो नर जननांग पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग होता है, याद रहिएगा, जिसको एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। जिसको किसके नाम से जानते हैं? एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। पुमंग होता है, ठीक है, पुमंग होता है, जिसका एक सदस्य पुंकेसर होता है, जिसका एक सदस्य पुंकेसर होता है, याद रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो पुष्प का नर जनन अंग होता है, वो क्या होता है? पुमंग होता है, और जिसका एक सदस्य क्या होता है? पुंकेसर। जब मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो आपके सामने इसका एक डायग्राम बना देता हूं, ध्यान से समझना। ये आपके सामने मैंने एक बना दिया पुंकेसर, ठीक है। इस पुंकेसर के दो भाग होते हैं। इसका ऊपर का जो फुला हुआ भाग है बेटा, इसको कहते हैं परागकोश। किसके नाम से जानते हैं? परागकोश के नाम से जानते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। और ये जो इसमें जो लकड़ी नुमा भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, यानी इसको पूतंतु के नाम से जानते हैं। और परागकोश को बेटा एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यदि देख रहे हैं तो एंथर कहते हैं, और यहां पर इसमें अपने पास में क्या आ जाएगा? फिलामेंट आ जाएगा। मैं इतनी शानदार चीजें एक एक शब्द को यहां पर एक्सप्लेनेशन करता जा रहा हूं ताकि मेरे लाडले को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। समझो, देखो ये आपके सामने जो मैंने डायग्राम बनाया वो किसका बना दिया? पुंकेसर का। बेटा ये पुंकेसर देखो क्या होता है? द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित। और इसकी जो दोनों पालियां जो होती हैं उसके बारे में बात करना चाहूं, इसकी दोनों पालियां जो होती हैं आपस में योजी उत्तक के द्वारा जुड़ी रहती है। देखो ध्यान देना, यानी परागकोश की दोनों पालियां, देखो पुंकेसर की दोनों पालियां, देखो ये दोनों पालियां जो है आपस में और पूतंतु के द्वारा एक विशेष प्रकार के उत्तक के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिसको हम योजी उत्तक के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में, इसको आप पिछले डायग्राम में आराम से देख सकते हैं। यहां पर देखो आप आराम से, ये आपके सामने जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम आपके सामने किसका डायग्राम है लाडले? ये पुंकेसर का है, जो एनसीईआरटी ने हमें दिया है। समझ पा रहे हो? इसका देखो ये वाला जो भाग है, देखो यहां पर ये अपने पास में बनाया हुआ है, इसको परागकोश कहते हैं। और ये अपने पास में यहां पर अपने पास में आ गया फिलामेंट, जो किस उत्तक के द्वारा जुड़ा रहता है? योजी उत्तक के द्वारा जुड़ा रहता है। इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके सामने। और यहां पर ये परागकण, ये मतलब यहां पर इसका स्फुटन दिखा रखा है कि किस प्रकार से परागकोश स्फुटित होता है। ये बातें आपको यहां समझनी है। तो देखो पुंकेसर के बारे में हमने ये जाना, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लघु बीजाणुधानी के बारे में बात कर लेते हैं हम। किसके बारे में बात कर लेते हैं? लघु बीजाणुधानी के बारे में बात कर लेते हैं।
देखो, बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर हम देखने का प्रयास करते हैं लघु बीजाणुधानी। किसकी बात करते हैं? लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं। सुनो काम की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, परागकोश की संरचना में अपने पास में आएगा। जब मैं इस देखो परागकोश को इस प्रकार से बनाता हूं, यह आपके सामने मैंने बना दिया पुंकेसर, और पुंकेसर के अंदर यहां पर अपने पास में ये है अपने पास में परागकोश। बोलो याद रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रह जाएगा। अब काम काम की बात सुन लो कि मुख्यतः परागकोश जो होता है वो अच्छी तरीके से समझना, द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित। लेकिन मैं नोट डाल करके आपको एक बात बता देता हूं, एक ऐसी क्लास है, एक ऐसा कुल है जिसका नाम है मालवेसी कुल। कैसा कुल है? मालवेसी कुल। और मालवेसी कुल के दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक तो आपको बेटा याद रखना गुड़हल, और एक याद रख लेना आपको भिंडी। इनके अंदर एक पाली वाला परागकोश पाया जाता है। कैसी पाली वाला? एक पाली वाला परागकोश देखने को मिलता है, जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत अच्छी खुराक है। एक पाली वाला परागकोश देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो मुख्यतः देखो यह क्या होता है? द्विपालित। जब मैं इस परागकोश का टीएस काटता हूं, कैसा काटता हूं मैं? परागकोश का टीएस काट देता हूं। परागकोश का टीएस काट यानी इसका ट्रांसफर सेक्शन काटता हूं, अनुप्रस्थ काटता हूं, तब देखो मुझे क्या देखने को मिलता है। जब मैं इसको देखता हूं तो इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से, थोड़ा ढंग से समझ लेना इस बात को। जब मैं इसको देखता हूं तो इसके अंदर मुझे दो पाली दिखाई देती है, और प्रत्येक पाली के अंदर यहां पर अपने पास में दो प्रकोष्ठ होते हैं। देखो, एक प्रकोष्ठ ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझ पा रहे हो? तो प्रत्येक मतलब जो परागकोश होता है उसके टीएस काट के अंदर जब देखते हैं, ध्यान से समझना बात को, यानी इसके अंदर दो पाली होती हैं, और प्रत्येक पाली के अंदर देखो दो प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश के अंदर 4 प्रकोष्ठ देखने को मिलते हैं। और लाडले ध्यान देना, इन्हीं प्रकोष्ठ को किसके नाम से जानते हैं? लघु बीजाणुधानी और परागपुटी के नाम से जानते हैं। याद रह पोलेन सेक के नाम से जानते हैं। अब मैं देखो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेता हूं, अच्छी तरीके से लघु बीजाणुधानी को समझाता हूं। और लघु बीजाणुधानी के अंदर बातें करते हैं, तो एक लघु बीजाणुधानी का निर्माण किसके द्वारा होता है ना? एक लघु बीजाणुधानी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना, देखो परागकोश की भित्ति देखो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है ना? और प्लस के अंदर इसके अंदर क्या होते हैं? परागपिंड देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? परागपिंड देखने को मिलते हैं। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, और वो डायग्राम आपके सामने देखो, ये वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर आपके सामने है ये जो परागकोश है, इसके अंदर देखो 1 2 3 4 ये पालियां दिखा रखी हैं, देख पा रहे हो आप? यानी इसके अंदर कौन कौन सी परतें किस प्रकार से बनती हैं? तो इसके अंदर अपने पास में 4 परत बनती हैं। सबसे बाहर की ओर देखो एनसीईआरटी की एक गलती और पकड़ी गई, यहां पर लिखा हुआ अंतस्तवचा, जिसको तो आपको पढ़ना है बाह्य त्वचा। क्या पढ़ना है? बाह्य त्वचा। यानी एक परागकोश के अंदर 4 भित्तियां पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है उसको बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ? एंटोथीसियम, यानी इसको एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला बेटा। उसके नीचे 3 से 4 परतों के रूप में इसमें मध्य परत पाई जाती है, और सबसे भीतर की ओर इसके अंदर टेपिटम पाया जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है कि एक परागकोश के अंदर 4 भित्तियां देखने को मिलती हैं। अब एनसीईआरटी क्या काम करती है? इन तीनों बाह्य परतों का काम तमाम कर देती है एक ही शब्द के अंदर। कैसे करती है लाडले? ध्यान देना कि अंतस्तवचा बाह्य त्वचा, देखो यहां अंतस्तवचा, इसको क्या पढ़ना? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम और टेपिटम के पहले जो अपने पास में मिडल लेयर है मध्य परत, ये तीनों बाह्य परत क्या काम करती है? यानी प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। लेकिन मैं इसमें बहुत ही अधिक जो अच्छी अच्छी जानकारी है उसके बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना और पकड़ना है। ये जो अंतथीसियम लिखा हुआ है, इसके कारण देखो इसमें क्या होता है। अंतथीसियम की बात करते हैं, इसको मैं सीधा ही स्लाइड के ऊपर लेकर के चलता हूं और वहां आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसके अंदर परागकोश भित्ति में सबसे पहले अपने पास में लाडले बाह्य, देखो ध्यान देना, बाह्य परत आ जाएगी, या इसको बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बाह्य त्वचा के नाम से जानते। और ये जो बाह्य त्वचा जो है इसको हम एपिडर्मिस बोल देंगे। किसके नाम से जानेंगे? एपिडर्मिस। बेटा याद रखना ये इकहरी परत होती है। ये कैसी परत होती है? इकहरी परत होती है, जिसका काम होता है सुरक्षा करना। तो मैं लिख देता हूं यहां, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना होता है, सुरक्षा करना होता है।
बोलो समझ में आया नहीं आया? सिंपल है ना। अब इसके बाद देखो 2 नंबर पर मैं जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो देकर के जा रहा हूं वो अपने पास में अंतस्थीसियम है। क्या अपने पास में? अंतस्थीसियम। और अंतस्थीसियम को किसके नाम से जानते हैं? एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, एंडोथीसियम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। अब ये जो अंतस्थीसियम है इसके बारे में देखो बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाह्य त्वचा के अंदर की ओर, भीतर की ओर अरीय भित्ति से बनी हुई, कौन सी भित्ति से बनी हुई? अरीय भित्ति से बनी हुई जो परत पाई जाती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? अंतस्थीसियम के नाम से जानते हैं। बेटा इस अंतस्थीसियम के अंदर एल्फा सेलुलोज का जमाव होने के कारण, मेरे कंप्यूटर ध्यान देंगे जो बहुत ही शानदार प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्फा सेलुलोज का जमाव होने के कारण से इसमें अपने पास में बन जाती हैं रेशेदार पट्टियां। क्या बन जाती हैं? रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं। और रेशेदार पट्टियां के कारण से इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर जो होती है, वो आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, यानी जल धारण की क्षमता होती है। याद रह जाएगा, जल धारण की क्षमता पाई जाती है। अब काम की बात सुनो, ये जो अंतस्थीसियम जो है, जहां इसके अंदर जब ये रेशेदार पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, वहां पर एक विशेष प्रकार का भाग होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमियम, और स्टोमियम को बोलते हैं ओष्ठकोशिका। रट्टा लगा लेना इसको। और ये ओष्ठकोशिका जो है ये क्या काम करता है? परागकोश के स्फुटन में मदद करता है। परागकोश के स्फुटन में मदद करता है। ये आपको मिलने वाला नहीं है, ये आपको बुक में मिलने वाला नहीं है, अतिरिक्त जानकारी है जो कंपटीशन में काफी बार पूछी जाती है कि परागकोश का स्फुटन किस परत के द्वारा होता है। तब बेटा देखो एनसीईआरटी तो सीधा सीधा कह देती है कि बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम और मध्य परत परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। लेकिन मैं डीपली लेकर के जाऊं तो अंतस्थीसियम के अंदर क्या होता है? एल्फा सेलुलोज का जमाव होगा जिसके कारण से रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, जिसके कारण से इसकी प्रकृति आर्द्रता ग्राही होती है और ये जल को पीने का काम करती हैं। और इसमें एक भाग ऐसा होता है जहां पर ये रेशेदार पट्टियां नहीं पाई जाती, उसको कहते हैं स्टोमियम। और स्टोमियम वाले भाग से क्या हो जाता है? परागकोश का स्फुटन हो जाता है। अब इसके बाद देखो अपने पास में जो 3 नंबर परत आएगी, उस 3 नंबर परत का नाम हो जाएगा मिडल लेयर, यानी मध्य परत हो जाएगी। और बेटा मध्य परत जो होती है वो 3 से 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। इसका काम एज ए प्रकार से प्रोटेक्शन होता है, इसका काम भी सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है। अब परागकोश की बात करें तो इसके सबसे भीतर की ओर एक विशेष प्रकार की परत होगी। उस विशेष प्रकार की परत का देखो हम बात कर लेते हैं, अलग से उसको लेकर के चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो बात करते हैं टेपिटम की। ठीक है ना। ये जो टेपिटम है यहां से क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जाएगा। टेपिटम का काम एक ही लिख रखा है एनसीईआरटी ने कि पोषण प्रदान करना, विकसित होने वाले लघु बीजाणु को क्या कर देना? पोषण प्रदान करना। टेपिटम का काम होता है पोषण प्रदान करना। अब इसके बारे में देखो बातें कर लेते हैं। टेपिटम मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक देखो बात कर लेता हूं मैं आपके सामने, अमीबीय प्रकार का टेपिटम देखने को मिलता है। ठीक है ना, अमीबीय प्रकार का टेपिटम। और इसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास में स्रावी प्रकार का, या आप इसको ग्रंथिल कहते हैं, ग्लैंडुलर के नाम से जानते, ये ग्रंथिल प्रकार का टेपिटम सामने आता है बेटा। ठीक है। देखो ये जो अमीबीय प्रकार का टेपिटम है इसकी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं आपके सामने। बेटा रट्टा लगा लेना, 2 एग्जाम्पल देके जा रहा हूं। एक अपने पास में टाइफा है और दूसरा इसका एग्जाम्पल है ट्रेडेस्केंसिया। कैसा है? ट्रेडेस्केंसिया। ये 2 प्लांट ऐसे सामने देखने को मिलते हैं जिसके अंदर अमीबोइड प्रकार का टेपिटम पाया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि इस अमीबीय प्रकार का जो टेपिटम होता है, ध्यान से समझना, इसकी कोशिका भित्ति के टूटने से, देखो कोशिका भित्ति इसकी जब टूट जाती है, कोशिका भित्ति के टूटने से, याद रखना भाई, कोशिका भित्ति के टूटने से ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बीच में प्रवेश कर जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ध्यान से समझना, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के बीच विचरण कर, ध्यान से पकड़ना पॉइंट को, विचरण कर पोषण देने का काम करता है। ये तो अपने पास में था अमीबीय प्रकार का टेपिटम। ठीक है ना। और अधिकांशतः आवर्तबीजी पादप में किस प्रकार का पाया जाता है? तो याद रखना, अधिकांश आवर्तबीजियों की यदि मैं बात करूं, मोस्टली आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म की बात करूं, तो उसके अंदर हमें जो टेपिटम मिलेगा वो मिलेगा स्रावी या ग्रंथिल प्रकार का टेपिटम। ठीक है। अब काम की बात सुन लो। ये जो टेपिटम होता है इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं दोनों की एक साथ बात करना चाहूं तो देखो इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इसका जो कोशिका द्रव्य जो होता है वो कैसा होता है भाई? गाढ़ा होता है। ठीक है ना।
और काम की बात सुनो, इसका केंद्रक होता है बड़ा, केंद्रक कैसा होता है? बड़ा। लेकिन जब परागकोश कंप्लीटली परिपक्व हो जाए और परिपक्व जो परागकोश होता है उसके अंदर जो ये केंद्रक होता है ये बहुकेंद्रकीय संरचना में बदल जाता है। अर्थात आपको पूछा जा सकता है कि परिपक्व परागकोश का केंद्रक, टेपिटम का केंद्रक किस प्रकार का होता है? तो बहुकेंद्रीय होता है, याद रह जाएगा। अब काम की बात इसके बारे में और सुन लो। ये ग्रंथिल प्रकार का जो टेपिटम है इसमें वसा की बनी हुई या लिपिड की बनी हुई, वसा ओब्लिक लिपिड की बनी हुई गोलाकार संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है? गोलाकार संरचना, और उसको कहते हैं प्रोयूबिस्काई। आ गया भाई आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से एक खुराक, प्रोयूबिस्काई, जिसको किसके नाम से जानते हैं? प्रोयूबिस्काई। और मेरे लाडले ध्यान देना, ये जो प्रोयूबिस्काई है ये क्या काम करता है? स्पोरोपोलेनिन को बनाने का काम करता है। किसको बनाने का काम करता है? स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है परागकण का बाह्य चोल बनाता है। परागकण का कैसा चोल बनाता है? बाह्य चोल। तो देखो नई चीज आज आपको सीखने को मिली कि परागकण जो होता है उसका बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन से बनता है। इस स्पोरोपोलेनिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोयूबिस्काई के द्वारा। और प्रोयूबिस्काई किसके द्वारा बनता है? ग्रंथिल प्रकार के टेपिटम के द्वारा बनता है। तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि परागकोश भित्ति की मैं जब बात करूं, परागकोश भित्ति की जब मैं बात करूं तो इसके अंदर 4 परत पाई जाती हैं। एनसीईआरटी के अनुसार चलना है, बाह्य 3 परत प्रोटेक्शन का काम करती हैं। उसके अंदर एंडोथीसियम के बारे में मैंने अतिरिक्त जानकारियां बताई जो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो मेरे लाडले, जो मेरे साथी, मेरे दोस्त फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बायोलॉजी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो एक हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बायोलॉजी को थोड़ा डीप भी लेकर के जा रहा हूं ताकि जो कंपटीशन में जो डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे सोल्व आउट करते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिला। बेटा सबसे आंतरिक परत जो थी वो टेपिटम थी। टेपिटम का मुख्य काम होता है पोषण प्रदान करना, ठीक है ना। बोर्ड स्टूडेंट के लिए देखो सीधा सीधा पूछा जाएगा टेपिटम का प्रमुख कार्य बताइए, और आपको टूट करके पढ़ना है कि क्या करेक्ट आंसर देना है कि पोषण प्रदान करना टेपिटम का काम है, होता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? शानदार जानकारियां हैं या नहीं? बिल्कुल। अब देखो इसमें थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे, अपने पास में जो स्लाइड है उसके ऊपर देखो थोड़ा सा हम बात करते हैं। इसी स्लाइड में मैं इनको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, देखो टेपिटम वाले को, यहाँ पूरा टेपिटम को हटा देता हूँ। इसको यहाँ पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, थोड़ी जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और देकर के जा रहा हूं जो खुराक का काम करने वाली है हर एक कंपटीशन के लिए। थोड़ा सा समझना इस बात को। देखो क्या कहना चाहता है, वापिस एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, वहां पर आपको समझ में आएगा। जैसे देखो मैंने अभी अभी बोला अपने पास में ये हो गया बाह्य त्वचा, ये एंडोथीसियम, ये मतलब मिडल लेयर और ये टेपिटम। इस टेपिटम के अंदर की ओर सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ऐसे देखो परागकोश के अंदर देखो अंदर के अंदर और डीप चला गया मैं, सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन सजातीय कोशिकाओं के समूह को किसके नाम से जानते हैं? पकड़ लेना है इसको। इसको कहते हैं प्राथमिक, देखो इसको किसके नाम से जानते हैं? इसको प्राथमिक, पॉइंट को पकड़ना, इसको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के नाम से जानते हैं, जो आगे जाकर के किसका निर्माण करती है? प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। प्राथमिक लघु बीजाणु, पॉइंट को पकड़ना, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। या इसके अलावा इसको आप क्या कह सकते हो? प्राथमिक पराग मातृ कोशिका कह सकते हो बेटा, ये बन जाती है इसके अंदर। तो देखो अब आपको नई चीज सीखने को मिली। टेपिटम के भीतर की ओर जो सजीव मर्दूत की कोशिकाओं का ग्रुप पाया जाता है उसको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कह सकते हो, कहते हैं, जो क्या करती है? प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है, या इसको प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण काम की बात जो आपके सामने है और जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। ये जो प्राथमिक पराग जो मात्र कोशिका है इसमें एक विशेष प्रकार का क्रम पाया जाता है जिसको हम लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और जैसे इस कोशिका के अंदर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपादित होती है तो बेटा यहां पर 4 लघु बीजाणु बनते हैं। कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4 लघु बीजाणु। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई यहां पर कौन सा डिवीजन होगा, तो आपको याद रखना है यहां पर अपने पास में मियोसिस विभाजन होने के कारण से,
कैसा विभाजन होने के कारण से? मियोसिस डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन के कारण से प्राग मात्र कोशिका लघु बीजाणु जनन क्रिया के द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। काम की बात, ये चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो हेप्लोइड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? हेप्लोइड, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, हेप्लोइड होते हैं। और महत्वपूर्ण बात है, ये चारों के चारों जो आपने लघु बीजाणु बनाए हैं, ये टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं। और टेट्राड को आप हिंदी में क्या लिखोगे? चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। बोलो, काम की बात सीखी या नहीं सीखी? क्या होता है कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसमें लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है? 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो टेट्राड या चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। अब मैं एक टेट्राड का डायग्राम यहां पर आपके सामने बना देता हूं। जैसे देखो, कोई ये टेट्राड आपके सामने देखने को मिला है ना। यहाँ पर एक 3 तो सामने होते हैं और एक पीछे पाया जाता है, ये चतुष्फलक के रूप में पाए जाते हैं। ये टेट्राड जो होते हैं वो उच्च कक्षाओं में यदि बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चतुष्फलक आता है, जो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। इसके बाद में समद्वीप पार्श्विक आता है ना, आइसोम। ध्यान देना, समद्वीप पार्श्विक आता है, जो एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। इसके बाद में एक लाइनियर आता है, रेखिक आता है, टी आकृति वाला आता है। किस आकृति वाला आता है? टी आकृति वाला आता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट देकर के जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपने पास में चतुष्फलकी हो गया, उसके बाद में समद्वीप पार्श्विक हो गया, उसके बाद में रेखीय हो गया, उसके बाद में टी आकृति वाला हो गया, और एक यहाँ पर अपने पास में अनुप्रस्थ प्रकार का पाया जाता है। ये यहाँ पर टेपिटम, मतलब ये क्या पाए जाते हैं? अपने पास में टेट्राड पाए जाते हैं, चतुष्क पाए जाते हैं। काम की बात सुनना, इनके बीच में ये जो दीवार पाई जाती है, केलोज की भित्ति बनी होती है। किसकी भित्ति बनी होती है? केलोज की। और जैसे ही केलेज एंजाइम इसको तोड़ देता है, कैसा एंजाइम तोड़ देता है? केलाइज एंजाइम। तो ये क्या करते हैं? चतुष्क आपस में देखो मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के बाद में ये जो देखो ध्यान से समझना, इस चतुष्क से ये जो लघु बीजाणु होते हैं मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के बाद में ये गोलाकार आकृति में बदल जाते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? परागकण के नाम से जानते हैं। जो मेन जो चीज चाहिए थी, हमने पुष्पीय पादपों के अंदर जो मेल गेमेट था, उसका हमने यहाँ पर क्या कर लिया? प्रोडक्शन कर लिया, उसका उत्पादन कर लिया। तो इस प्रकार से निषेचन पूर्व घटना के अंदर अपना जो पहला पार्ट था, उसमें हमने जाना पुंकेसर को, लघु बीजाणु धानी को और परागकण को। अब कल की क्लास के अंदर हम क्या काम करेंगे? परागकण को विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है और परागकण किस प्रकार से जनन की क्रिया में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उम्मीद करता हूं सारे लाडलों को आज का ये सेशन जो है बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी के साथ साथ में डीप जाने का प्रयास किया और वो बातें जानी है जो कंपटीशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। इसी प्रकार से आपको क्रम से जुड़ना है। आगे के सेशन के अंदर हम बहुत सारी जानकारियां और प्राप्त करेंगे। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।